झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव इस बार हो रहा है। पहला फेज 13 नवंबर को है और दूसरा फेज 20 नवंबर को और 23 नवंबर को इसका फैसला हो जाएगा। हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी खिजरी से सुषमा देवी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में यह जो है खिजरी विधानसभा चुनाव से अपना पर्चा भरी हैं और कैसे जो है इस किला को इस बार जीतेंगी, क्योंकि इनके सामने जो है 2 मजबूत जो है कैंडिडेट खड़े हैं। बीजेपी से रामकुमार पहान और कांग्रेस से राजेश कच्छप जैसे जो है बड़े खिलाड़ी आपके मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। आप कैसे उन दोनों को हराकर इस बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी? सबसे पहले मेरा जोहार है। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अभी झारखंड में जो चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है वो चारों तरफ है और सब इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इस चुनावी क्षेत्र में मैं भी आ गई हूँ खिजरी विधानसभा से और मेरा नाम सुषमा देवी है, जो खिजरी विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हूँ। और आपने जो कहा 2 राष्ट्रीय पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं जो मैदान में उतरे हैं खिजरी विधानसभा से, और चूँकि आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, इसमें पुरुष और महिला कोई मायने नहीं रखता है और हर इंसान वो अपने जगह मजबूत है। और मजबूती को देखते हुए ही मैं इस चुनावी दौर में उतरी हूँ, इस मैदान में उतरी हूँ, अपना कमर कस के आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरे सामने कोई बड़े नेता या बड़ा पुरुष ये मायने नहीं रखता है और आगे ये जंग हमको लड़ना है। आज इस खिजरी विधानसभा क्षेत्र है जहां महिला कैंडिडेट मैं एकमात्र हूं, जिसमें हमारे खिजरी विधानसभा में टोटल 20 कैंडिडेट हैं, उसमें एकमात्र मैं महिला कैंडिडेट हूं। आज मेरी महिला बहनें जो है गांव की, टोला की और अगल बगल की जो दीदियाँ हैं वो मेरी मान और सम्मान को बढ़ा रहे हैं, हमको हिम्मत हमको दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, आपके साथ हम हैं, आपके जीत के साथ हम हैं। इसलिए कोई भी सामने हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही चुनावी जंग की, चुनावी मैदान में, तो हमारी खिजरी विधानसभा के जितने भी मेरे जनता हैं, भाई है, बंधु हैं, माँ है, बहनें हैं, वो उसको मैं यही आग्रह करूँगी, क्योंकि मैं इसके पूर्व अपने बीसा पंचायत की मुखिया रह चुकी हूँ और काम करने की जो जज्बा है, काम करने की जो योजना, काम करने की जो प्रक्रिया है उसको मैं जान चुकी हूँ कि जनता के बीच सरकार की योजना को किस तरह लाना चाहिए, किस तरह जनता की सेवा करना चाहिए, इस तरह की हर चीज़ें से मैं वाकिफ हूँ। और यही मेरा सबसे बड़ा मेरा ताकत बना है। आज सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई ऐसा काम है जो रोड है, बिजली है, या महिला के लिए है, या स्वास्थ्य के पक्ष में है, या शिक्षा के पक्ष में है, वो सारे कार्य के बारे में मैं जानकारी रखती हूँ और उसे ग्रामीण लेवल तक लाने की पूरी कोशिश करूँगी और करती हूँ। जैसे कि आप अगर कभी गए होंगे, अनगढ़ा के बीसा पंचायत है जिसमें फर्स्ट चुनाव में मैं मुखिया थी, उस समय मेरे पंचायत में देखने जाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जनता की सहयोग मिला, जनता का एक एक वोट से हम वहाँ के मुखिया बने और उनकी शक्ति, जनता की शक्ति और विश्वास को देखते हुए मैं हर एक योजना, चाहे वो नरेगा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मैंने काम किया और आगे भी खिजरी विधानसभा के क्षेत्र के लिए मैं काम करूँगी। अभी आप देखिए कि खिजरी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हर झारखंड के हर क्षेत्र में है रोजगार, लेकिन खिजरी विधानसभा में अभी देखिएगा एक EEF फैक्ट्री है जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जो टाटीसिलवे क्षेत्र है। चूँकि टाटीसिलवे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसमें बहुत बड़े फैक्ट्रियाँ भी है, बहुत छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ भी है, कुछ तो चल रही है, कुछ तो बंद पड़ी हुई है। लेकिन EEF फैक्ट्री जिसमें आपका 3 पंचायत इसके अंदर आती है, एक आपका हरातू पंचायत हुआ, एक चतरा पंचायत हुआ, एक आपका टाटी पंचायत हुआ, जिसके और एक सिलवे पंचायत हुआ, जिसमें वहाँ के लोगों की, वहाँ की खतियानी लोगों की वहाँ जमीन जा चुकी है। और वो ये इलाका ऐसा है जो कि अधिकतर आपका जेट में भी जमीन गया हुआ है, रेलवे में भी जमीन गया हुआ है, आपका रिंग रोड में भी जमीन गया हुआ है, और आपका जो है EEF फैक्ट्री जो रोजगार का सबसे
मुख्य साधन है, मुख्य धारा है, उसमें गया हुआ है। लेकिन आज 30 साल लगभग हो चुका है जो कि फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। आज यहाँ के जनता रोजगार से भटके हुए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रही है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस बार खुलवाएंगे? इस बार जो अगर चुनाव अगर जीतती हैं तो क्या ये सब एजेंडा रहेगा आपके मैनिफेस्टो में? जी हाँ, मेरा जो भी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, क्योंकि मैं टाटीसिलवे क्षेत्र से बहुत ही आपका परिचित हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईईएफ फैक्ट्री को खुलवाना है और आपका यहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करना है, जिसमें यहाँ की जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। इस विषय में हम पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और जारी है, और इसी चीज को देख के आज यहाँ की बनने हैं, यहाँ की जो जनता है हमको इस जगह पे आने के पे मजबूर किया है। और मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब उसके साथ मैं खड़ी हूँ और वो मेरे साथ खड़े हैं। और आपका जो यहाँ बहुत छोटा बड़ा आपका कपड़ा का फैक्ट्री है, आपका मिक्सचर फैक्ट्री है, आपका यहाँ फ्रूटी फैक्ट्री है जो यहाँ है, यहाँ जो उषा मार्टिन फैक्ट्री है। देखिए उषा मार्टिन फैक्ट्री एक जिसमें हमको लगता है कि बहुत सारे पंचायत अगल अनगड़ा से लेकर आपका खिजरी हुआ, आपका टाटीसिलवे हुआ, आपका सिल्ली, ये बहुत रांची ऐसा इलाका है जिसमें लोग आते हैं, वहाँ कार्यरत हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि हम उसे क्या बोले, अभी भारत की जो मेन है आय, जो यहाँ का जो इनकम है, जो आपका आय इनकम है, जो यहाँ उषा मार्टिन में देखा जाता है, वहाँ मजदूरों को कम दिया जाता है, जो कि यहाँ के बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोग बोलते हैं पर मजबूर हैं, लोग क्या करें, आखिर जीने के लिए तो 2 पैसा कहीं से भी मिल रहा है तो वहाँ उनको रहना होगा। तो ये भी एक मुद्दा है कि आज वहाँ 12 घंटा लोगों को खटा रहे हैं और उसका जो मिलना चाहिए, जो उसको वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो एक ये भी मेरा मुद्दा है कि अगर मैं आऊँगी तो उन लोगों का सहयोग बनूंगी और उनका आय में बढ़ाने की कोशिश करूंगी। आज यहाँ देखा जाए तो फैक्ट्री जो महिलाओं के लिए स्पेशल है, मिक्सचर फैक्ट्री, और एक कपड़ा फैक्ट्री है, यहाँ का भी वही हाल है। आज महिला बहनें कहती है, जो बगल से पार होती हैं, बोलती हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, लेकिन जो हमको मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, पर मजबूर है, करना है। ये सब चीज़ मुद्दा है जो कि बहुत ज़रूरी है, और उनके आय का बढ़ोतरी करना मेरा मेन मुद्दा है। आप देखिएगा तो गेतलसूत हुआ, वहाँ का जो डैम हुआ, उसमें विस्थापित लोग को सरकार का कहना था, जब वो हुआ था, विस्थापित हुए थे, तो बोला था कि जब भी यहाँ का बिजली उत्पादन होगा तो आप लोगों को जो विस्थापित है उनको फ्री आपको बिजली दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है। अभी एक बल्ब जला रहे हैं या नहीं भी जला रहे हैं, लेकिन मीटर बैठा दिए तो हजारों का उनके हाथों में बिल थमा दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मैं विरोध करती हूँ। कुछ लोगों की जमीन भी गई है, उन्हें भी अब तक न्याय नहीं मिला है। हाँ, कुछ लोगों की क्या, गेतलसूत की अधिकतर मतलब वहाँ के जनता की जमीन गई हुई है और उन्हें अभी न्याय नहीं मिली है। अब गेतलसूत इलाका का जो मेगा फूट, उसके बारे में आपको जानकारी होगी, वो भी मेगा फूट है, जहाँ उद्घाटन तो किया गया और बहुत सारा मतलब एकड़ों जमीन को वहाँ घेराबंदी कर लिया गया कि यहाँ आपका मेगा फूट खुलेगा, यहाँ का लोगों को रोजगार मिलेगी। लेकिन आज वहाँ चरवाहा से भी लोग वंचित हो गए, जिसमें कि अपना बैल बकरी चला के वहाँ के लोगों को कुछ इनकम मिल जाता था, वो भी बंद पड़ा है और वहाँ रोजगार भी नहीं हुआ है, आज मेगा फूट भी नहीं खुली हुई है। तो ये सारी मुद्दाएं मेरी है। आज खिजरी विधानसभा अधिकतर ग्रामीण इलाका है, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आज हम देखते हैं अपनी महिला बहनों को, महिला माताओं को गाड़ी से लटक के आते हैं। बहुत दुखदायी बात है, सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं और ऐसी मजबूरी स्थिति में वो निकलते हैं और वो रांची जाते हैं, कभी काम मिलता हो, कभी काम ना मिलता हो। तो ये सारी चीज़ मुद्दा है। आज सरकार की, केंद्र सरकार की या तो सरकारी योजना नरेगा है। नरेगा आप ग्रामीण इलाका में अगर देखा जाए तो वाकई में चल रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। नहीं चलने का मुख्य मुद्दा ये है कि नरेगा में काम तो चल रहा है, लेकिन उनको सही समय में वेतन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आज जनता उस नरेगा के काम से दूर भागते जा रहे हैं। तो यही मुद्दा है कि उन लोगों को सही समय में वेतन मिला जाए ताकि वो बाहर ना निकले। आज शिक्षा के बारे में हमारी सरकार बात करती है, स्वास्थ्य के बारे में मेरी सरकार जो है, हमारी झारखंड सरकार बात करती है, लेकिन आप गाँव में जाके देखें, उप स्वास्थ्य केंद्र सप्ताह का एक दिन खुला हुआ रहता है, जब बिफे का दिन होता है तब। उसके बाद तो वहाँ किसी का दर्शन नहीं होता। कहे गांव का लोग इतना मतलब स्वास्थ्य है कि सिर्फ बिफे को ही उनका तबीयत खराब होता है, आगे पीछे नहीं होती है क्या? तो ये कहाँ जाते हैं इलाज कराने, कहाँ जाते हैं आखिर वो बीमार पड़ते हैं? रात में कई ऐसी महिलाएं होंगी जो कि खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अगर पेन आता है तो वो लोग कहाँ जाती हैं? यहाँ इलाज हो पाता है क्या?
नहीं, यही तो है ना कि जब एक गर्भवती महिला जिसको हमको लगता है 24 घंटा एक डॉक्टर की जरूरत रहती है, आप अभी सरकारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र है हम वही बता रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ की जो आपका एनएम है चाहे जो है स्वास्थ्य दीदी लोग हैं, वो लोग जो है बिथे को ही एक अपना सारा लेके बैठते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और ऐसे दिन कुछ हो जा रहा है तो आप आए दिन देखे होंगे हमारी जो गर्भवती महिला है या तो हॉस्पिटल जाते तक या तो उसको ये मिस गैरेज हो जाता है या उसके साथ दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस दिखने को मिलता है। तो कहाँ जाते कहाँ हैं ये लोग, महिलाएं कहाँ जाती हैं? यहाँ तो इलाज नहीं मिल पाता है तो फिर एक आप अनगढ़ा में आपका सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी देखे हैं कि वहाँ भी सारा सुविधा नहीं है, उसको रेफर किया जाता है, एकदम बहुत रियर समय में उसको रेफर किया जाता है। तो एक आपका गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। लास्ट है आपका अनगढ़ा का जो स्वास्थ्य केंद्र, या तो आप खिजरी का है, वहाँ भी एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाते हैं, लेकिन ये वहाँ भी उसको सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, भगवान भरे से हो गया तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप सीजर का बात आ जाता है तो समय पेशेंट को काफी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। रात बेरात उसको आप रेफर कर देते हैं रांची, और यहाँ तक ये भी है कि आप एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था नहीं देते हैं, जिसके वजह से भी हमारे जो दीदियां हैं या जो पेशेंट है उनको काफी दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। तो ये सारा तो 10 साल ये जो एम्बुलेंस का मामला आया तो इसलिए आपसे पूछ रहे थे कि कई सालों से जो है विधायक रहे रामकुमार पाहान, इससे बाद जो है अभी वर्तमान में राजेश कच्छप है, क्या इस इलाके में एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं अब तक बहाल हो पाई है? देखिए, पेपर का माध्यम से, टीवी के माध्यम से या उनके माध्यम से सुनने को तो बहुत बड़ी बड़ी वादाएं रहती है कि हर आप क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस दिया जाता है, हर पंचायत में आपको एक एम्बुलेंस का सेवा प्रदान की जाती है, लेकिन वो कहने की बातें हैं। वाकई में देखा जाए ना तो धरातल में कोई ऐसा सुविधा नहीं है। और आप अगर आपको अभी जरूरत है तो आप कॉल कर रहे हैं तो 24 घंटा बाद आ रहा है, तब तक आप पेशेंट का क्या हाल हो सकता है आप समझ सकते हैं। ये सारी समस्या, वादा करना बड़ी बात है, उसको निभाना सबसे बड़ी बात है, लेकिन हम लोग चूंकि ग्रामीण इलाका में रहे हैं, हम एक मुखिया रह के उस सारी चीज को देखे हैं, जाने हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि बहुत ही दिक्कत है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो कि आपके चुनाव जीतने के बाद उसे आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे? जैसे आपके बारे में तो आप अभी बता दिए कि ईएफ फैक्ट्री है जो मेरी मेन मुद्दा है, और मेगा फूड है जिसे हमको खुलवाना है, वो मेरी मुद्दा है। और एक है कि महिला सशक्तिकरण। आज महिला सशक्तिकरण के दरमियान आज JSLPS जो ग्रुप चलता है उसमें हमको लगता है पूरे गांव के आधी महिला दीदी या बहनें जो हैं वहाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि हम भी उसमें हैं, पर ये लेन देन की मतलब बनी हुई है, लेन देन की सिर्फ होती है, लेकिन उससे उनको रोजगार नहीं मिल रही है। तो हम यही चाहेंगे कि जब हम इस क्षेत्र में आएंगे और मेरे जनता से अगर उनका सहयोग रहेगा, अगर हमको चाहेंगे और हम आ भी जाएंगे, तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में हर महिलाओं को अचार हुआ, पापड़ हुआ, और बहुत ऐसे छोटे मोटे कपड़ा का हुआ, सिलना बुनना, इस सब का ट्रेनिंग हम पंचायत लेवल में कराने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें बाहर जाना ना पड़े, वो घर का भी काम करे और प्लस वो ट्रेनिंग का भी काम करके वो अपना छोटा उद्योग खोल सकती है गांव के लेवल में, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बेहतर ऑप्शन है। हाँ, ये मेरा बेहतर ऑप्शन है। और एक है सरकारी शिक्षा के नाम पे तो यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं, हर टोला पे एक बहुत शानदार बहुत बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वो शिक्षा जो है सही मायने में जो ग्रामीण लेवल के बच्चों के सरकार की जो शिक्षा है, वो शिक्षा नीति जो है वो अच्छा नहीं है। हम एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा को बैठा दे और एक सरकारी स्कूल का बच्चा को बैठा दे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये शिक्षा नीति में ये परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। हम भले सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाए, लेकिन उसका IQ लेवल जो है आपका प्राइवेट बच्चों के IQ लेवल के बराबर होना चाहिए। और आपका अभी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे ग्रामीण बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए रहते हैं, वो खेल कूद के बड़े होते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से वो अपने आप में हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं। तो खेल की दृष्टि से आप हर सरकारी स्कूल में खेल व्यवस्था, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, वो किट दिया कीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो है खेल की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपने देश को और अपने झारखंड को आगे ला सके। ये सारी सुविधा मेरा देना है। और स्वास्थ्य के विषय में जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र है,
वाकई में बहुत दयनीय बात है। आप देखे जाइएगा तो वहाँ के बच्चे आम सर्दी जुकाम में भी परेशान हो जाते हैं और उसको बाहर कई किलोमीटर बाहर आना होता है, दवा लेना होता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हर सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर होना चाहिए, अपग्रेड हो जाए। हाँ, वही उसी को सुधार करके अपडेट हो जाए, ताकि गांव के आदमी को पता हो कि हम तबीयत खराब है तो सामने डॉक्टर है, हम जाके दिखा के जो दवा ले सकते हैं। कभी क्या होता है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये झोला छाप डॉक्टर जो रहते हैं, उनसे अनाप में दवा हुआ देते हैं, तो गलत दवा की वजह से बहुत सारी तो बीमारी से मतलब दवा से जान भी चली जाती है। ये बहुत रिक्सी वाला चीज़ है। तो हम यही कहेंगे कि अगर एक डॉक्टर रहेगा तो वो इलाज के माध्यम से दवा देगा, तो बच्चा हो या चाहे बूढ़ा हो, चाहे माताएं बहनें हो, वो स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा सुधार की सब है। एक चीज और देखते हैं कि कई महिलाएं जो यहाँ से और कई मजदूर जो यहाँ से लटक कर जो है बसों में भर कर कोच कर एकदम जाते हैं, जानवरों की तरह लिए जाते हैं, रांची उतरते हैं और फिर से जो है शाम को वही जो है मजदूर जो है टेकरों में, टेम्पू में लटक कर पहुंचते हैं। क्या लगता है कि इस पर सुधार होना चाहिए? आप जो बोले वाकई में इस विषय पे तो सुधार होना चाहिए। बात कर चुके हैं जैसे पीएस के माध्यम से अगर हम वीडियो को जो है पंचायत लेवल में ट्रेनिंग दें वो बाहर ना जाए, और एक है कि पंचायत में जब नरेगा का जो कार्य होता है, अगर सही समय में उनको रोजगार भत्ता मिल जाए तो वो शायद बाहर नहीं आएंगी। यही सब ये सब सुधार की चीज, सारा सिस्टम को चेंज करना है। और ये सारे सिस्टम पता नहीं हमारे बड़ा नेता लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। आप ऐसे बहुत जगह अभी भी देखिएगा जो शहरों से सटा हुआ जगह है, वहाँ अभी तक रोड नहीं बना है। बड़ी अफसोस की बात लगता है। हम अभी भ्रमण के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखने को मिलता है तो वाकई में बहुत खराब लगता है। अभी आप बोले कि बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, लेकिन आप फील्ड में जाके देखिए ना तो उनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन मजबूर है आदमी, क्या करे, जाए तो कहाँ जाए वाला बात होता है। एक सवाल लेते हैं लास्ट कि चुनाव में जो है कैसा समर्थन मिल रहा है आपको, कैसा रिस्पॉन्स है? फील्ड में जा रही हैं आप, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, चुनाव में समर्थन हमारे जनता का, खिजरी की जनता का, बहनों का, भाइयों का और सबका सहयोग मिल रहा है। और खास में इस चुनावी दौर में मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है और एक मेरे अभिकर्ता है जिनका बहुत बड़ा हाथ है। इनका सहयोग हमको फील्ड में बहुत मिल रहा है और खासकर हमारी बहनें आज बहुत उत्साहित हो रहे हैं हमको देख के। जब हम फील्ड में आ रहे हैं तो बोल रहे कि चलिए कोई तो महिला दीदी है जो आज इस फील्ड में उतरी है, हम आपका सहयोग करेंगे, ये मेरा हम लोगों का वादा है। ये बातें बोल रही है और हमको पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और जहाँ तक लग रहा है हमको सब सहयोग करेंगे और इस जंग से हम निकल जाएंगे। और जीत का मेरा जीत यानी कि मेरा जनता, मेरी बहनों का जीत है। वो मैं आवाज़ उन्हीं के माध्यम से उसका आवाज़ बन के आई हूँ और वो अपना आवाज़ मजबूत करेंगे, ताकि उनका आवाज़ ही मेरा आवाज़ को मजबूत कर रहा है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और उनका सहयोग भी रहेगा। और इस जो चुनावी दौर है, जो अपने कमर कस के जो मैं अकेले निकली हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, भगवान का भरोसा और जनता का सहयोग और मेरे दैतिल जनता से सहयोग है, जो कि मैं इस चुनावी दौर से पार होके आऊँगी और जनता का सेवा करूँगी। यही मेरा लक्ष्य है और उनका सहयोग रहेगा मेरे साथ।